हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स। आज की वीडियो में दोस्तों एसएससी एमटीएस का एक और पेपर मैं सॉल्व करने वाला हूं। आप डेट देख सकते हैं यहाँ पर 7 अक्टूबर 2021। 7 अक्टूबर 2021 को जो दूसरे शिफ्ट का पेपर हुआ था, सेकंड शिफ्ट का, उसमें मैथ के जो भी क्वेश्चन पूछे गए थे पूरे क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। और इससे पहले दोस्तों मैंने एमटीएस की और भी शिफ्ट करा रखी है। जैसे 5 अक्टूबर का पूरा शिफ्ट का पेपर करा दिया है मैंने, 6 अक्टूबर के तीनों शिफ्ट के पेपर और 7 अक्टूबर का पहला शिफ्ट और ये दूसरा शिफ्ट चल रहा है, ठीक है। तो अगर आप एसएससी जीडी के लिए आप ये बात जरूर समझिएगा दोस्तों, अगर आप एसएससी जीडी का पेपर देने वाले हैं या फिर आरआरबी ग्रुप डी का देने वाले हैं, ठीक है, रेलवे जो ग्रुप डी का पेपर होने वाला है आगे चलकर, अभी उसकी डेट आ नहीं रही है, लेकिन जब भी डेट आएगी तो आरआरबी ग्रुप डी और एसएससी जीडी में इक्वेशन बिल्कुल रिपीट होने वाले हैं। तो ग्रुप डी वालों के पास तो अभी काफ़ी टाइम है, लेकिन फिर भी एसएससी वालों के पास काफ़ी कम टाइम है। तो मैं चाहूँगा कि एसएससी जीडी की जो भी प्रिपरेशन कर रहा है दोस्त, वो जरूर से इस वीडियो को देख के जाए। इसी वीडियो को नहीं बल्कि इससे पहले जो 6 वीडियो बन चुके हैं, 7 वीडियो, उन सबको देखे और देखने के बाद उनकी नोट्स बनाए, देखे कि जो क्वेश्चन उससे नहीं बनेगा या जिस क्वेश्चन में उसे टाइम लगने वाला है उसको मैं किस तरीके से फास्ट कर रहा हूँ और किस तरीके से मैं सॉल्व कर रहा हूँ, कंसेप्ट समझे। और आगे जो भी अभी शिफ्ट बचे हैं, आपको पता है एसएससी एमटीएस पूरे 42 शिफ्टों में हुआ था, तो अभी मैंने 7 ही शिफ्ट सॉल्व किया है, तो अभी बहुत सारे शिफ्ट बचे हुए हैं। तो आगे की शिफ्ट के आप सोल्यूशन खुद से कीजिए और जो क्वेश्चन फंसता है तो आप उसको लिख के रख लीजिए, क्योंकि पूरे शिफ्ट का मैं सोल्यूशन देने वाला हूं। भले कुछ टाइम लग जाए इसमें, लेकिन मैं पूरे शिफ्ट की सोल्यूशन कराऊंगा, तो आप डेफिनेटली निश्चिंत रहें। और जो क्वेश्चन फंसे या तो आप पिछली वीडियो देख के कवर कर लें या फिर आगे वीडियो आने का वेट करें, लेकिन ऐसा नहीं कि अब आप एक ही शिफ्ट करके बैठ गए। आप पूरा शिफ्ट को सॉल्व कीजिए, हर एक को, मैथ को और साथ में रीजनिंग को भी, और जीके भी इसी का करके जाइए। मैं यही कहूंगा कि जीके भी आप एमटीएस का पढ़ के जाइए, बस करंट अफेयर कुछ नए पढ़ लिए, बाकी पुराने जीके जो हैं वो एमटीएस के और सीएचएसएल के पढ़ के जाइए, ठीक है। ये बात आप समझ गए होंगे। तो आशा करता हूं कि आप जरूर से मैंने जिस तरह से बताया आप उस तरह से करेंगे। और देखो दोस्त, अगर आप इंस्टाग्राम पे हो तो आप इंस्टाग्राम पर मुझसे डायरेक्ट डाउट पूछ सकते हो या मैसेज करके पूछ सकते हो। जो दोस्त इंस्टाग्राम पे मैसेज करते हैं मैं उनको रिप्लाई भी करता हूं, जब भी देखता हूं कि किसी का मैसेज आया है तो रिप्लाई जरूर करता हूं, ठीक है। तो जो लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं व्हाट्सएप ना करें, इंस्टाग्राम आईडी आप यहाँ पे देख लें, एनके मैथ्स नंदू कुमार, जो यूट्यूब चैनल का नाम है वही इंस्टाग्राम पे नाम है, आप जरूर से इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए। और जो लोग पूरी वीडियो देखते हैं, कमेंट करते हैं कि एक दिन में 2-2 वीडियो बनाया करो, तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि एक दिन में 2 वीडियो ना बने तो कम से कम 1 वीडियो जरूर बन जाए। वैसे मैं कोशिश करता हूँ 2 वीडियो बनाने की, लेकिन अभी ऑफलाइन क्लासेस ज़्यादा हो गई है, इसीलिए 2 वीडियो मैं नहीं बना पाता, ठीक है। फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कम से कम वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो, बस वीडियो के लिए कमेंट करते जाते हो, 2 वीडियो बना दो, 3 वीडियो बना दो। कम से कम जो पढ़ने वाले बच्चों की ग्रुप होती है वहां पर आप वीडियो को शेयर करो, उनको भी बोलो कि आप वो भी वीडियो देखें, ठीक है। और साथ ही साथ कमेंट करो नीचे और वीडियो को लाइक कर देना, और अगर कोई दोस्त चैनल पर नया हो तो सब्सक्राइब जरूर कर दे, ठीक है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। काफ़ी टाइम हमने 3 मिनट ले लिया ऐसे ही बोलते बोलते, तो इसके लिए सॉरी, लेकिन ये भी बोलना जरूरी है कि आप केवल वीडियो ना देखिए, आपको और भी क्या करना है इस बात को भी समझना चाहिए कि आपको खुद से क्या करना है, ठीक है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन से शुरू करता हूँ। ये देखिए पहला क्वेश्चन अपने पास सिंप्लीफिकेशन का है, तो हम ऑफ से शुरू कर लें। पहले ये काम कर लेते हैं। ये कितना आएगा, आप बोलेंगे 2 एकम 2 और बटा 7 पचे 35, और ये माइनस इनका देखो यहाँ पे क्या आएगा, ये 1/2 हो गया, और ऑफ है तो ऑफ के लिए गुना लगा देंगे, और ये 1/3 तो ऐसे ही रहेगा, और ये चेंज होगा अपना, ठीक है। एक्चुअली में 1 मिनट रुकना, ये अपना 7/12 था तो ये 12/7 हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। इनको कैलकुलेट कर लो तो ये 3 दूना 6 दूना 12, तो ये 2/7 है ना, इसको मैं 35 बनाना चाहूँ नीचे वाले को तो 5 से गुना करना पड़ेगा, तो ये 10/35 हो गया, और माइनस का 2/35, तो ये आ गया 8/35। देखो अभी हमने यहाँ से यहाँ तक सॉल्व किया तो 8/35 आ गया, ये 2 भी मिला लिया है 1/2। अब रह गया हमारे पास ये, तो इसको सीधा कर लो, 19 में 21 जोड़ेंगे तो ये 40/21 हो जाएगा, और इसको आप चेंज करोगे तो ये 31/21 हो जाएगा। अब सभी को मैं लिख रहा हूँ, जरा ध्यान दीजिएगा क्या क्या लिखा मैंने। पहले इसको लिखेंगे तो ये है अपने पास 40/21, और माइनस इस वाले टर्म को लिखेंगे तो इसके बदले में आ गया है ये कितना, 31/21, और फिर इसके बाद यहाँ पे प्लस था ना तो ये माइनस बन जाएगा, और कितना हो जाएगा हमारे पास, ये 8/35 करके आया था, तो ये 8/35 हो गया, और यहाँ पर ये जो माइनस था ये प्लस बन जाएगा, और कितना आ जाएगा 2/35, क्योंकि इसको करके हमने 2/35 निकाला था, ठीक है। अब सबको सॉल्व कर लो कि क्या बनने वाला है, देख लो। इसको यदि मैं घटा दूं तो ये 9/21 हो जाएगा। अच्छा, ये 2/35 भी हमने निकाल लिया था ना इसमें, तो ये 2/35 नहीं आएगा, 1 मिनट, ये नहीं आएगा, क्योंकि इसको मिलाकर ही तो हमने यहाँ पे लिखा था। देखो 2/35 और इसको मिला के हमने 8/35 लिखा था,
और ये हो गया अब माइनस का 8/35। अब इसको काट लो तो ये 3 तिया 9 और 7 तिया 21। इसमें भी नीचे वाले को 35 बना देते हैं, तो 5 से गुना करना होगा ना। तो अगर 5 से गुना करोगे तो ये 15/35 हो जाएगा और माइनस का 8/35, तो ये आ गया 15 में से 8 गया तो 7/35। तो ये 1/5 आएगा। देखो इसमें भी मैंने काफी एक्स्ट्रा चीजें लिख दी हैं आपको समझाने के लिए, वरना कुछ स्टेप इसमें से मैं हटा देता। चलो आगे बढ़ते हैं और अगले सवाल पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है कि वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे 15, 25 और 35 40 से जब भाग किया जाए तो भाग करने पर जो रिमाइंडर आना चाहिए शेषफल वो 10, 20, 30 और 35 बचना चाहिए। आपको बताना है वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो देखिए ऐसे प्रश्न में या तो आप एलसीएम निकाल करके और जैसे करते हैं आप सेम गैप ला करके वैसे कर सकते हैं तरीके से, या फिर ऑप्शन के थ्रू कर सकते हैं। तो मेरे लिए सबसे ज्यादा इजी लगता है ऑप्शन के अनुसार करना, तो मैं ऑप्शन में देख लेता हूं। देखो ऑप्शन में अब किसको चेक करना इजी है, 25 के लिए और 40 के लिए। तो हम 40 की बात कर लेते हैं। देखो 40 से कोई संख्या कब कटेगी, जब लास्ट में एक तो कि लास्ट में 0 होना चाहिए, 0 से 0 कटने के लिए, और उसके बाद लास्ट के दोनों अंक 4 से भी कटने चाहिए, क्योंकि ये 10 और 40 दोनों से, देखो जो 40 है ये 10 से और 4 से दोनों से कट जाएगा। तो हमारे पास ऑप्शन वही सही होगा जो 10 से भी कट जाए और 4 से भी कट जाए। 10 से कटने का मतलब लास्ट में 0 आना चाहिए और 4 से कटने का मतलब लास्ट के दो अंक 4 से कटने चाहिए। और ये कब होना चाहिए, देखो ये कह रहा है ना कि 40 से भाग करने पर 35 शेष बच जाए, यानी कि अगर हम 35 हटा दें उसमें से तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। 35 शेष बचने का मतलब क्या है कि 35 पहले ही हटा दें तो वो पूरा पूरा कट जाएगा। तो सब में 35 घटा के देख लो कि किसके लास्ट के दो अंक 4 और 10 से कटते हैं। इसमें से 35 घटाओगे तो लास्ट के दो अंक पर काम करो, 95 में से 35 घटा दो तो कितना बचेगा, 60। ये देखो 60 जो है वो कटेगा कि नहीं, 4 और 10 से, 10 और 4 से कट जाएगा, यानी कि ये हो सकता है। इसमें से 35 घटाएंगे तो लास्ट में तो 5 आ जाएगा, जबकि हमें लास्ट में ये 10 से काटना है तो लास्ट में 0 आना चाहिए, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहां भी हम अगर 35 घटाएंगे तो लास्ट में 5 आ जाएगा। इसमें से देखो 35 घटाओगे तो लास्ट में ये 5 में से 5 जाएगा तो 0, और ये हासिल लगो तो लास्ट में 70 आ रहा है, और 70 10 से तो कट रहा है लेकिन 4 से नहीं कट रहा है, तो ये भी नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन अपना सही उत्तर। अगला सवाल कह रहा है कि 832 रुपए में एक वस्तु को बेचने पर जितना लाभ होता है उस वस्तु को 448 में बेचने पर होने वाली हानि के बराबर होता है। यानी कि जो पहले लाभ हुआ था और अब जो हानि होगी वो दोनों बराबर है, तो 20% का लाभ पाने के लिए वस्तु को कितना में बेचना चाहिए। आप देखो ये कह रहा है कि 832 में यदि हम बेचते, ये सीपी है, तो यहाँ पे जो भी लाभ होता प्रॉफिट उतना ही लॉस होगा कब, जब हम इसको बेचेंगे 448 में। तो मैंने बोला कि देखो प्रॉफिट अगर 1 यूनिट है तो लॉस भी 1 यूनिट होगा, और यहां से यहां तक का जो गैप है वो यहां पर 1 यूनिट और यहां पर 1 यूनिट, यानी कि 2 यूनिट का गैप आ गया। और रुपए में ये कितने का गैप है, घटा लो इसको, अगर आप घटाओगे तो ये कितना आ जाएगा, 384। तो 2 का मान 384 है तो 1 का मान कितना होगा, 2 से भाग कर दो, 19 दूना 38 और 2 दूना 4। यानी कि अब हमारे पास दो तरह से कर सकते हैं, या तो इसमें से 1 यूनिट का मान घटा दो तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, या इसमें से 1 यूनिट का मान जोड़ दो तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्योंकि ये छोटा मान है तो हम जोड़ देते हैं। अगर जोड़ोगे या फिर घटा ही लेते हैं, जो आपको इजी लगे, मैं जोड़ देता हूं। तो देखो 8 और 2 10 होना है, और फिर 9 4 13 और 1 14 होना है, और 4 और 1 5 और 1 6। तो क्रैमुल कितना आ गया अपना, 640 आ गया। ठीक है, अब क्रैमुल अगर 640 है तो सवाल ये कह रहा है कि जब 20% के लाभ पर बेचेंगे तो विक्रयमूल्य क्या होगा। तो आप लिख लो 640 और 20% का लाभ का मतलब 120/100, यही होगा। 2 जीरो से 2 जीरो आप काट लो तो ये देख रहे हो 4 दूना 8, यानी कि इकाई का अंक 8 आएगा, ये होगा। यूनिट डिजिट 8 हो गया। पूरा नहीं कैलकुलेट करना, ये बात आप याद रखिएगा दोस्तों। अगर क्वेश्चन इजी है तो ये नहीं इजी है, तो ये तो भाई सबके लिए इजी है, लेकिन इजी को भी आप और फास्ट कैसे करते हो ये देखना है ना हमें, कि इजी में भी हम कैसे टाइम बचाए। एक्चुअली में टाइम इजी क्वेश्चन में ही बचता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। जो क्वेश्चन हार्ड रहेगा उसमें आप थोड़ी टाइम बचा लोगे, आप कितने भी परफेक्ट हो तो हार्ड को में मुश्किल से मुश्किल आप बहुत कम। अच्छा मान लो हार्ड क्वेश्चन कितने आते हैं पूरे पेपर में, हार्ड क्वेश्चन मुश्किल से 2 या 4 मिलेंगे। तो 2 या 4 क्वेश्चन अगर हार्ड मिल गए तो ये जरूरी नहीं है कि आप उनमें भी टाइम बचा लोगे या उनको कर ही दोगे। ठीक है, और अगर कोई खूब अच्छा पढ़ने में है, ये पूरा सिलेबस जानता है, तो हो सकता है कर ले या टाइम बचा ही ले। तो 4 क्वेश्चन को करके आप कितने टाइम बचा सकते हो। हार्ड क्वेश्चन मान लो 3 ही पूछा तो 3 क्वेश्चन में आप कितने टाइम बचाओगे, बोलो। और ज्यादातर जो क्वेश्चन होते हैं वो इजी होते हैं, तो इजी क्वेश्चन में आपको कैसे टाइम बचाना है ये आपको सीखना है ना। चलो आगे बढ़ते हैं अब। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है कि ए कैन डू 1/4 ऑफ अ वर्क इन 5 days। अच्छा बताओ, ए 1/4 कर रहा है 5 दिन में, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा। 5 को 4 से गुना कर ले, 20 दिन में।
बी का क्या रोल है, ये 2/5 करता है 10 दिन में। 2/5 का मतलब 2/5 करता है 10 दिन में, तो 2 से काट लो, 2 5 10, 1 यूनिट, यानी कि टोटल काम करेगा कितने दिन में, 25 दिन में। ठीक है, तो बी टोटल काम 25 दिन में करता है। अब ये कह रहा है कि इन हाउ मेनी डेज, दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितने दिन में करेंगे, बताओ। एफिशिएंसी का रेशियो लिख लो, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 और यहाँ पर 4, और टोटल काम कितना हो गया, तो आप बोलेंगे कि टोटल काम हो गया 100 यूनिट। और काम अब हमें किससे लेना है, ए बी दोनों से, तो 5 और 4 9 से भाग कर दो, क्योंकि ए बी दोनों से काम लेना है, तो मैं 5 और 4 ए और बी दोनों को जोड़ करके भाग कर देंगे, तो ये 11.1/9 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज में आपने पढ़ा होगा इसका मतलब। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, यहाँ पे ये कह रहा है कि कक्षा ए और बी में कुल छात्रों की संख्या 92 है। कक्षा ए में छात्रों की संख्या बी में छात्रों की संख्या की तुलना में 30% अधिक है। कक्षा ए में छात्रों का औसत वजन कक्षा बी में छात्रों के औसत वजन से 50% अधिक है। ए और बी में सभी छात्रों का औसत वजन 56 है, तो बी में छात्रों का औसत वजन कितना है। देखो, इसको या तो आप एलिगेशन से कर लो, मैंने एलिगेशन से कराया है। आप देखोगे अगर एवरेज की मेरी 2-3 वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट पड़ी हुई हैं, जो सीजीएल प्री के टाइम पर मैंने बनाया था, मैं बार बार उसको बोलता हूँ कि आप देखिए। ठीक है, तो आप सैंपल पेपर करके प्लेलिस्ट बनी होगी ना, सीजीएल प्री 2021 और सीएचएसएल 2021 के लिए सैंपल पेपर मैंने बनाया था, उसमें आप देख लीजिए। एवरेज के लिए मैंने ऐसे काफ़ी क्वेश्चन कराए हुए हैं, और आप इसे एलिगेशन पे कर सकते हैं, या फिर एलिगेशन से नहीं करना चाहते तो नंबर लाइन से कर सकते हैं, या फिर मैं जैसे अभी करके दिखाता हूँ आप ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक है, वैसे नंबर लाइन वाला सबसे अच्छा रहता है, लेकिन आप शायद नहीं समझ पाए, इसीलिए मैं अभी सिंपल तरीके से करता हूँ। ये भी सिंपल नहीं लगना चाहिए, आपको पसंद आएगा तरीका। आप देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि ये ए है, ये बी है। अगर मैं संख्या की बात कर लूं कि इनकी संख्या कितनी है, तो आप बोलेंगे कि संख्या कह रहा है कि 30% अधिक है। किसकी, ए में जो छात्र हैं वो बी से 30% अधिक है, यानी कि बी में 10 हैं तो ए में कितने होंगे, 13। देखो, बी में यदि 100 रहते तो ए में 130 रहते, तो मैंने एक एक जीरो काट दिया, ये हो गया संख्या का अनुपात। और औसत यानी कि एवरेज का अनुपात क्या है, तो आप बोलेंगे कि एवरेज 50% अधिक है। ठीक है, बी में छात्रों का औसत ए के छात्रों से 50% अधिक है, यानी कि 50% अधिक होने का मतलब क्या है, 50% का मतलब 1/2, यानी कि यदि ए वाला 2 है तो बी वाला कितना होगा दोस्तों, 3 होगा। यही तो बात बना, बात समझ रहे हो कि नहीं, 2 पर 1 ज्यादा है। अब यहां से आप देखोगे कि ये तो हो गया अपना संख्या और ये हो गया औसत। अब जब भी संख्या और औसत मालूम रहता है तो हम ग्रुप एवरेज कैसे लिखते हैं, ग्रुप एवरेज का मतलब पूरे समूह का औसत, सामूहिक औसत है। तो आप बोलेंगे कि संख्या गुना औसत करके और संख्या से भाग कर देंगे, तो ये 13 दूना 26 हो गया, और प्लस ये हो गया 10 तिया 30, और इनको भाग कर दो किससे, 2 और नहीं, 2 और 3 से नहीं, संख्या यहाँ पर है ना, तो 13 और 10 से भाग कर लो, तो 13 और 10 कितना हो गया अपने पास, 23। ये आ गया हमारे पास कितना दोस्तों, 56। 56 कैसे हो गया, 13 दूना 26 और ये 10 तिया 30, 56। ठीक है, 56/23 हो गया। और सवाल में पूरे ग्रुप का एवरेज कितना था, तो आप बोले कि सवाल में भी पूरे ग्रुप का एवरेज 56 था, तो इसका मान 56 के बराबर हो गया। तो 56 से 56 कट गया, यानी कि एक इकाई का मान 23 के बराबर है। और हमसे बी का औसत पूछ रहा है। बी का औसत देखो, इसमें बी का औसत कितना है, ये 3 है, बी का औसत यही तो है। तो एक यदि 23 के बराबर है तो 3 किसके बराबर होगा, 23 या 69 के बराबर होगा, तो 69 इसका आंसर है। ठीक है, बाकी आप एलिगेशन पे कर लो तो भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन एलिगेशन वाले से ये फास्ट है, और नंबर लाइन इससे भी फास्ट होगा अगर आप समझ पाए तो। अब यहाँ पर स्पीड ऑफ 3 कार्स दिया है कि स्पीड का रेशियो ये दिया है, तो समय का रेशियो बताना है कि टाइम टेकन बाय दिस कार्स, उनका रेशियो क्या होगा। अब देखो, अगर डिस्टेंस सेम हो गया, डिस्टेंस वही है, तो हम बोलते हैं कि जब भी दूरी समान होती है तो समय का अनुपात और चाल का अनुपात उल्टा हो जाता है। तो हम लिखेंगे कि भाई इस अनुपात को बस उल्टा कर लो, ये 1/3 हो जाएगा, ये 1/4 हो जाएगा, और ये 1/8 हो जाएगा। ठीक है, देखो दूरी वही है दोस्तों, तो चाल और समय का जो अनुपात होता है वो एक दूसरे का उल्टा होता है, मैंने कई बार बताया है। इस रेशियो को सीधा करने के लिए इनका एलसीएम कितना होगा, 8 4 और 3 का एलसीएम 24 है, तो सबको 24 से गुना कर लो। 3 से काटोगे 24 को तो 3 8 24, 4 से काटोगे इसको तो 4 6 24, और 8 से काटोगे तो 8 3 24, तो 8 6 और 3 आएगा, यानी कि ये ऑप्शन सही है। अगला सवाल कह रहा है कि ठहराव को छोड़कर, ठीक है, यानी कि स्टॉपेज को छोड़ दें, तो एक बस की स्पीड कितनी है, 60 की स्पीड है, और अगर हम स्टॉपेज को भी मिला लें तो स्पीड हो जाती है 51 की। तो वह 1 घंटे में कितने मिनट के लिए रुकती है। आपने बहुत बार ये पढ़ा होगा दोस्तों, इसका डायरेक्ट ट्रिक भी चलता है, आपको मैं बता देता हूं, आप याद रख सकते हैं। देखो, पहले 60 था और बाद में 51 हो गया, तो आप देखेंगे कितना कम हो गया भाई, 9 कम हो गया ना। टोटल शुरू में कितना था, तो आप बोलेंगे 60, और गुना का कर लो आप 60, तो ये 60 से 60 कट जाएगा, यानी कि 9 मिनट वो रुकती है हर 1 घंटे में, तो ये आंसर होगा। ठीक है, ये स्पीड है विदाउट
स्टॉपेज, ठीक है, बिना रुके। ये स्पीड कौन सी है, बिना रुके, और ये रुकने वाला स्पीड है। तो आप देखेंगे कि जब रुकने लगी तो कितना वो स्पीड कम कर रही है, तो आप बोलेंगे 9 कम कर रही है। और शुरू का स्पीड कितना था 60, तो 9 बटा आप 60 लिख लो और गुना कर लो 60 से। इस 60 से क्यों गुना कर रहे हैं हम, मिनट में लाने के लिए। एक्चुअली में 9 बटा 60 भी अपना, हमने बस ये देखा कि कितना कम हुआ, 9 कम हुआ कितने पर भाई, 60 पर, तो हमने 60 लिख दिया। यही अपना आंसर होना चाहिए था, लेकिन ये घंटा में आंसर होगा, तो इसको मिनट में लाने के लिए 60 से गुना कर लो बस। या फिर आप इसमें एलिगेशन लगा सकते हो, एलिगेशन से भी हो जाए। अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि 7500 रुपए की धनराशि वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज होने पर 2 साल में वो 8748 हो जाती है, तो उसी ब्याज की दर को यदि हम डबल कर दें तो 3 साल में साधारण ब्याज कितना मिलेगा। ठीक है, क्या कर ले, पहले रेट निकालना पड़ेगा। ऑप्शन से जा सकते थे, लेकिन ये दोनों ऑप्शन काम गड़बड़ कर रहे हैं, दोनों कुछ हद तक सेम ही है, इसीलिए हम ऑप्शन पे नहीं जाएंगे। क्योंकि 3 वर्ष का पूछ रहे हैं ना, तो 3 से कटने वाला आंसर होता, 3 से ये भी कट जा रहा है, ये भी कट रहा है, ये तो नहीं कट रहे हैं, तो ये किसी हालत में नहीं होने वाले हैं। फिर भी हम सॉल्व कर लेते हैं, देखो, क्योंकि 2 ऑप्शन 3 से कट रहे हैं, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि देखो 7500 की राशि कितनी बन गई है, 8748 2 साल में। तो देखो जब भी रेट निकालना हो किसमें, सीआई में, तो मैंने बोला है कि ए और पी का रेशियो लिख दो। अमाउंट कितना है, तो आप बोलोगे दोस्तों 8778 है, 8748 है, सॉरी कितना है भाई, 8700, 1 मिनट रुक जाना, चलो कोई बात नहीं, ये मिट गया तो मिटने दो। कितना था 8700, वाह ये भी मिट गया, कोई बात नहीं। हमें ए बाई पी करना है, तो ए कितना था अपने पास 8748 और पी कितना था 7500। आप काट लो, देखो पहले तो ये 4 से कटता नजर आ रहा है ना, 4 से काट देते हैं इसको, तो 4 दूना 8, 4 एक बार में, 3 और 4, 4 अट्ठे 32, और फिर 4 सत्ते 28, इतना आ गया। और इसको 4 से काटेंगे तो 25 चौके 100। अभी मुझे लगता है कि ये 3 से कट जाएगा, तो एक बार 3 से भी काट देते हैं, 3 से कट जाएगा 25 या 75, और ये 3 से काटेंगे तो 3 सत्ते 21, फिर 3 सत्ते 21, और 3 दूना 6, और 3 नीम 27, इतना हो गया। तो ये आ गया ऊपर 729, और नीचे तो 25 का स्क्वायर आ गया ना, तो 2 साल की बात है तो हमें स्क्वायर ही लाना है। तो ये 27 का स्क्वायर है ऊपर वाला, और नीचे वाला 25 का स्क्वायर है। अब देखो 25 से 27 बन गया, तो रेट कितना हो गया, तो आप बोलेंगे कि दोस्तों 25 पे 2 बढ़ाया ना, तो 8% का रेट हो गया, क्योंकि 25 पर 1 का मतलब कितना हुआ 4%। आप इसे ऐसे भी निकाल सकते हैं कि 25 से 2 बढ़ाए ना, तो रेट कितना हो गया, 2 बढ़ा भाई 25 पर, और गुना का 100, बस यही होगा, 25 चौका 100 और 4 दूना 8%। तो रेट 8% कह रहा है। अब कह रहा है कि जो न्यू रेट होगा, नया दर, वो कितना होगा, तो आप कह रहे हैं कि नया रेट जो है वो 2 गुना कर देना है, डबल। तो 8 का डबल 16% हो जाएगा, और 3 साल में ब्याज पूछ रहा है, तो 3 साल में दोस्तों 16 तिया 48% का ब्याज मिलेगा। 48% किसका, तो आप बोलेंगे मूलधन का। मूलधन कितना था 7500, 7500 का 48% कितना होगा 75, और गुना का 48, ये गुना कर लो। तो आप बोलेंगे दोस्तों अगर इसको गुना करना है तो एक काम करते हैं, इसका 4 इसमें लगा देते हैं। अगर हम इसका 4 इसमें लगा देंगे तो ये 75 चौके कितना बन जाएगा 300, और इसको 4 से भाग कर दो, क्योंकि इसका 4 हमने दे दिया है, तो ये 12 चौके 48, 12 बनेगा, तो ये 12 तिया कितना हो गया 3600। ठीक है, कैसे गुना किया ये भी समझना, हमें 75 गुना 48 करना था ना, तो मैंने बोला कि 48 का मतलब तो 4 गुना 12 है। अब इस 4 को यदि मैं इससे गुना कर दूं तो ये बन जाएगा 300, और गुना का 12। अब देखो 12 तिया 36, तो कोई भी कर देगा, और 2 जीरो, तो 3600 आंसर होगा ये। देखो वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर से लाइक और कमेंट करके मुझे बताएं, ठीक है, और दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। कमेंट करना तो भूलना मत, भूल जाते हो। अगला सवाल औसत का आ गया, एवरेज का। कहने के लिए आपके लिए मुश्किल हो सकता है, लेकिन मैंने जो तरीके सिखाए हैं सभी लोगों को, जिन्होंने ऑफलाइन क्लास में पढ़ा है या ऑनलाइन में पढ़ा है, पेड बैच लिया हो, या फिर आपने फ्री में यूट्यूब पर एवरेज पढ़ा हो मुझसे, तो आपके लिए मुश्किल नहीं होनी चाहिए। नहीं पढ़ा होगा और या फिर केवल वीडियो देख के छोड़ दिया होगा तब भी मुश्किल हो सकता है। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या है दोस्तों कि 11 संख्याओं का औसत है 80, पहली 4 संख्याओं का औसत है कितना 74.5। तो हमने बोला कि देखो 80 होना चाहिए था, लेकिन ये 74.5 ही है, तो कितना कम है भाई, जितना कम है उतना तो ये ग्रुप में ही छोड़ दिया। तो आप बोलेंगे देखो अगर ये 74 होता तो 6 कम होता ना, लेकिन ये 0.5 एक्स्ट्रा है, यानी कि 5.5 कम है। बात समझ रहे हैं, तो एक संख्या पर 5.5 कम है, तो ऐसी 4 संख्याएं हैं, तो 4 संख्याएं पर कितना कम हो जाएगा, तो आप बोलेंगे 22 कम हो जाएगा ना, तो ये 22 की कमी है, यानी कि ग्रुप में 22 रह गया एक्स्ट्रा। आगे कह रहा है कि अगली 4 संख्याओं का औसत जो है वो कितना है 82.5, यानी कि 2.5 यहाँ पर ज्यादा है, ये 2.5 ज्यादा है, तो ये कम करेंगे 4 संख्याएं, 2.5 को 4 बार लिखोगे तो आप कितना हो जाएगा 100, यानी कि 10 कम करेंगे। ओवरऑल आप देख रहे हैं कि 22 में से 10 चला गया, तो ओवरऑल 12 अभी एक्स्ट्रा है, यानी कि 12 जो बचा ये एवरेज को बढ़ाएगा। और आप ये भी देख रहे हैं कि संख्या कौन कौन से बच गए, तो आप बोले कि देखो 11 संख्याएं थी, उसमें से हमने 4 संख्या शुरू का हटा दिया और 4 संख्या लास्ट का हटा दिया, तो हमारे पास कौन कौन सी संख्या बच गई, हमारे पास बची दोस्तों 9वीं 10वीं और
11वीं संख्या। बात समझ रहे हैं ना? देखो कैसे पता चला, अब 11 में से शुरू का 4 हटाओगे तो आप कहां तक हटा दोगे बताओ? 7 तक हटा दोगे ना। 7 4 11, लास्ट का भी 4 हटाया है ना, लेकिन शुरू का 4 और लास्ट का 4 हटाया है, तो 4 4 8 संख्याएं चली गई, तो 3 संख्याएं रह गई, और जो सवाल में दिया है वही संख्याएं रह गई हैं। कौन कौन सी? 9वीं संख्या, 10वीं संख्या और 11वीं संख्या। देखो ये 9th वाला है, ये 10th वाला है, और यहाँ पे 11th वाला है, और इनमें क्या संबंध है? तो ये कह रहा है कि देखो 9वीं संख्या जो है वो 10वीं से 6 अधिक है, और 10वीं 11वीं से 6 कम है। ठीक है, यानी कि आप ये बोलोगे दोस्तों कि अगर 10वीं संख्या को x मान लें तो 9वीं इससे एक 6 ज्यादा है, तो ये x प्लस 6, और 10वीं जो होगा वो भी 11वीं भी 6 ज्यादा होगा, क्योंकि 10वां वाला 11वां से 6 कम है, तो 11वां वाला 6 ज्यादा हो जाएगा। अब देखो इनका यदि मैं योग निकाल दूं कि इनका सम कितना होगा योग, तो आप बोलेंगे योगफल तो दोस्तों इनका हो जाएगा 3x और प्लस का 12, सबको मैंने जोड़ दिया तो ये 3x प्लस 12 हो गया। बात समझ रहे हैं? लेकिन सवाल में क्या कह रहा है कि सवाल के हिसाब से हम सोचें तो आप बोले कि औसत अगर 80 80 था तो तीनों संख्याओं को हम बराबर लेंगे, 80 80 तो 8 या 24 240 होना चाहिए था। लेकिन ये जो प्लस का 12 एक्स्ट्रा रह गया है ये भी इनके पास ही बचा है, तो ये 12 यहाँ पे लिख दिया। 12 से 12 कट गया तो x का मान कितना आ गया? 80। x का मान 80 आ गया, तो हमसे क्या पूछ रहा था? हमसे पूछ रहा था व्हाट इज द एवरेज ऑफ 9th और 11th नंबर का एवरेज पूछ रहा था। 9th पे क्या है? x प्लस 6, और 11th पर भी x प्लस 6, दोनों संख्या बराबर है तो एवरेज भी सेम ही रह जाएगा, x प्लस 6। तो x यदि 80 है तो एवरेज 86 हो जाएगा, 6 बढ़ा दो बस। अगला सवाल क्या कह रहे हैं आपको कि स्थिर जल में नाव की चाल जो है वो कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा की चाल है 6 किलोमीटर प्रति घंटा, तो यदि नाव विपरीत दिशा में चले तो 5 मिनट में कितनी दूरी चलेगा? अच्छा बताओ, विपरीत दिशा में हम अप स्ट्रीम बोलते हैं इंग्लिश में, तो अप स्ट्रीम में विपरीत दिशा में नाव की चाल कितनी होगी? तो आप बोले कि अप स्ट्रीम में जो स्पीड होनी है दोस्तों, उसमें हम नाव की चाल में से यानी कि 30 में से धारा की चाल को कम कर देंगे 6 को, तो ये कितना आ जाएगा? 24 का स्पीड आ जाएगा, 24 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका मतलब क्या हुआ? प्रति घंटा का मतलब 60 मिनट। ठीक है, 60 मिनट में कितना चलता है? ये 24 किलोमीटर। ठीक है, 60 मिनट में 24 किलोमीटर। और हमसे क्या पूछ रहे हैं कि 5 मिनट में कितना चलेगा? तो हम इसको 5 बना देते हैं, 12 से भाग कर देते हैं, 5 मिनट में इसको भी 12 से भाग कर दो, 2 किलोमीटर चलेगा। बात समझ गए कि नहीं? 5 किलोमीटर में कितना चलेगा? आप 2 से काट ही देते हैं कि ये 2 से 12 बार में और ये 5 से 12 बार में, तो 5 मिनट में कितना बच गया? 2 किलोमीटर। तो ये आंसर होगा अपना। अगला सवाल देखिए दोस्तों, 15 पुरुष किसी काम को 12 दिनों में कर सकते हैं, 18 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में कर सकती हैं, 5 पुरुष और 3 महिलाएं उस काम को कितने दिन में कर लेंगे? बात यही है, आप इसको फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, M1 D1 H1, या फिर महिला गुना पुरुष, जो भी आप करते हैं। मैं यहाँ पर क्या बताना चाहता हूँ कि देखो 15 पुरुष अगर 12 दिन में करते हैं, इसका मतलब कि 12 पुरुष यदि काम करें तो कितने दिन में करेंगे? 15 दिन में करेंगे। डी का मतलब दिन समझ लीजिए। ठीक है, 15 पुरुष अगर 12 दिन में करते हैं तो उल्टा भी हम कर सकते हैं कि 12 पुरुष काम करें तो 15 दिन लगेगा। ठीक है, आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा टाइम एंड वर्क में। 18 महिलाएं उसी काम को 15 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, आप समझिए, अब 18 महिलाएं भी कितने दिन में करती हैं? 18 महिलाएं भी 15 दिन में ही करती हैं। एक बात समझिए, 12 पुरुष भी 15 दिन में कर दिए, 18 महिलाएं भी 15 दिन में कर दी, दोनों का समय बराबर है, यानी कि हम ये कहेंगे कि जो काम 12 पुरुष कर सकते हैं वही काम उतने ही समय में 18 महिला भी कर सकती है। तो 12 पुरुष जो हैं ये 18 महिलाओं के बराबर हो गई। तो यहां से आप कहेंगे दोस्तों कि पुरुष और महिला का जो रेशियो आ गया, आप रेशियो लिख लो या फिर डायरेक्ट, 1 मिनट, रेशियो लिख लो आप, या फिर डायरेक्ट पुरुष और महिला को ऐसे ही आप लिख सकते हैं। ठीक है, 18 महिलाएं 12 पुरुषों के बराबर हैं तो रहने दो ऐसे ही। हमें पता था कि शुरू में 12 पुरुष 15 दिन में काम कर रहे थे, तो हम बोले कि देखो 12 पुरुष जो हैं वो 15 दिन में काम कर रहे हैं, वही काम किससे कराना है? अब हमें 5 पुरुष से और 3 महिलाओं से। तो आप बोलते कि 5 पुरुष और प्लस 3 महिला वही काम कितने दिन में करेंगे? यहां से आप काट कर पुरुष और महिला का रेशियो ले सकते हैं, या 3 महिलाओं का मान ही निकाल सकते हैं कि 3 महिलाएं कितने पुरुष के बराबर होंगी। तो आप इसको 6 से काट दो दोनों तरफ, तो 6 से अगर काटोगे तो ये कितना बनेगा देखना जरा, 2 पुरुष बराबर 3 महिला बच जाएगा। 6 से हमने दोनों को काट दिया, यानी कि 3 महिला हटा के हम 2 पुरुष रख देते हैं। तो अगर ये 2 पुरुष ही होते तो 5 और 2 7 पुरुष, और यहाँ पर x आ गया, और यहाँ पे 12 पुरुष गुना का 15 आ गया। तो आपको पता है कि ये पुरुष और पुरुष तो कट जाएंगे, तो x का मान कितना आ जाएगा? 15 को 12 से गुना कर लो, 180, और बटा का 7। तो ये 7 से भाग करोगे तो ये 7 दूना 14 निश्चित रूप से कटेगा, और 7 पचे 35 और 5 बटा 7, ये आंसर आएगा 25 और 5 बटा 7, ये आंसर होगा। अच्छा, ये सवाल देखिए, हो सकता है इस सवाल में काफी लोग फंस गए हों। अगर आप पहले से आप चाहो तो इसे
वीडियो को रोक कर और खुद से एक बार ट्राई भी कर सकते हो, क्योंकि ये सवाल है तो इजी, लेकिन अगर आप तरीके से नहीं करोगे तो आपका आंसर नहीं आ पाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या करना है, ये सवाल है अपना ये वाला। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इस पे बार है यहाँ पर। ठीक है, इंग्लिश वाले लोग समझ जाओ, 3 के ऊपर बार है और यहाँ पर 1 के ऊपर बार है। ठीक है, हिंदी में सही है। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले तो हम ऐसे कर लेते हैं, ये कितना है अपने पास, इसको हम एज इट इज रहने देते हैं। ठीक है, जैसे है 0.423 और 3 पे बार है, और माइनस इसको चेंज कर लेते हैं। देखो इस दोनों को गुना कर लो, ऑफ को पहले कैलकुलेट करते हैं तो इन दोनों को हम गुना कर देते हैं। आप बताओ इनको यदि गुना करें तो ये कितना बनेगा दोस्तों, 52 का डबल 104 और 0.5 का डबल एक और, यानी कि 105 बनेगा। और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा क्योंकि 2 अंक के बाद पॉइंट था, और भाग किससे करना है, 0.84 से। तो अगर मैं केवल 84 से भाग करूं और पॉइंट हटा दूं तो ऊपर कितना लग जाएगा, 100, और बराबर कितना आएगा, देखो दाहिने साइड अपने पास यहाँ x का स्क्वायर है, और माइनस इसको हम लिख लेते हैं कि ये कितना होगा, ये ऐसे ही रहने देते हैं 0.021, इस पे बार है, और माइनस से गुना होगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, 12.5 का मतलब 25/2। ठीक है, अब एक बात समझिए, यदि मैं इसको काटता हूँ तो देखो इस पॉइंट से तो ये 0 कट जाएगा, और ये कितने बार में कट जाएगा, तो आप बोलेंगे दोस्तों किससे काट लें, एक ही बार 7 से काट लें, 15 7 105 कट रहे हैं ना, 21 से काट लेते हैं, 21 25 105, और ये 21 चौके 84, और ये 2 दूना 4, और ये 5 दूना 10। अभी देखो बाएं साइड भी हमारे पास ये 5 गुना 5 25 और बटा 2 बचा है, और यहाँ पर भी 25/2 है, तो हम इसको काट देते हैं, ये भी 25/2 है और ये भी 25/2 है। तो हमारे पास क्या रह गया, ये रह गया एक 0.42 और 3 पे बार था इक्वल टू x² और माइनस में 0.0 और 2 1 पे बार है। तो यहाँ से हम लिखेंगे दोस्तों कि x², ये इधर आएगा तो प्लस बन जाएगा, 0.423 इस पर बार है, और इसमें जोड़ना पड़ेगा हमें कितना, 0.02 और 1 इस पे बार होगा। अब जोड़ते कैसे हैं, आपने तरीका पढ़ा होगा कि हम 0 4 2 और 3 लिख लेते हैं, और 3 पे बार है तो इसको 2-3 बार आप दोहरा लो, रिपीट कर लो, और ऐसे ही लिखते हैं 0.02 और 1 पे बार है ना, तो एक को हम 3-4 बार रिपीट कर देते हैं। अब जोड़ लो, ये भी 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, 4 होगा, और ये 2 2 4, और ये भी 4, और पॉइंट का कितना हो गया, 0। अब आप यहाँ पे एक बात समझिएगा, अब इस बात का क्या मतलब निकलता है दोस्तों, देखो 0 पॉइंट और 4 रिपीट होने लगा तो हम इसको लिखेंगे 0.4 पे बार लगा देंगे। ठीक है, तो अब आप बोले कि x² किसके बराबर आ गया, 0.4 के ऊपर बार लग गया, यानी कि x² आ गया 4/9। हम ये बार हटाएंगे तो 4/9 हो जाएगा, और यहाँ से आप x को लिख सकते हैं 2/3, क्योंकि इसका वर्गमूल निकलेगा ना, ये 2 का स्क्वायर है और ये 3 का स्क्वायर है। x का मान ये है, लेकिन हमें क्या बताना था, हमें 3x का मान बताना था, तो हम बोल देंगे 3x = 3, और x की जगह पर 2/3, तो ये 3 3 कट जाएगा, तो 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2। तो पहला ऑप्शन सही आंसर है। सवाल देखिए, इसमें कह रहा है कि x एक राशि है जिसे a b c के बीच में इस प्रकार डिवाइड किया जाता है कि a और b का जो हिस्सा मिलता है उसका रेशियो है 7:12। बी सी का जो शेयर है उनका रेशियो कितना है, 8:5। तो कह रहा है कि ए और सी के शेयर में यदि अंतर हो 219 रुपए का तो एक्स का मान बता दो। तो हमने बोला कि देखो दोस्त, ए रेशियो बी दे रखा है इसने कितना, तो आप बोले कि ये दिया है 7 और 12 का, तो 7:12, और बी रेशियो सी दिया है 8 और 5 का, तो हमें यदि इसमें भी सी मिलाना चाहें तो ये 8 और ये 5 और कंबाइंड रेशियो निकालना होगा। तो क्या करें, इसके इधर कुछ नहीं है तो 8 लगा दें, और इधर कुछ नहीं है तो 12 लगा दें, और गुना कर लें, तो ये 12 25 60, और ये 12 8 96, और ये 8 7 56, यही आएगा रेशियो, ये ए बी सी का रेशियो आ गया। ठीक है, ये काट लो, ये कट रहा है किस चीज से कट रहा है दोस्तों, 4 से कट रहा है, 14 चौके 56, और ये 24 चौके 96, और ये 15 चौके 60, ये आ गया। अब इसमें कह रहा है कि जो पूरी राशि बनती है वो 219, ए और सी में अंतर जो है, ए और सी में वो 219 का है। तो x का मान क्या है, x का मतलब टोटल। तो आप यहाँ पर बताओ कि टोटल राशि कितने की है, तो आप बोले कि टोटल अगर निकालना है तो सबको जोड़ दो। तो आप बोले कि 14 और 5 21, 21 और 24 कितना होगा, 56 हो गया ना, 56 हो गया, सही निकाला हमने। 14 और 5 19 होगा ना, ये गलत निकल गया, 19 और 14 कितना, 24 कितना होगा, 53, ये 53 हो रहा है, 53। तो इसका मान हमें बताना है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम निकाल लेंगे। हमें ए और सी का अंतर पता है ना, ए और सी यानी कि इन दोनों का गैप पता है। हमारे यहाँ इन दोनों का गैप कितना है, 15 और 14 का अंतर 1 का है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि नहीं, ए और सी का अंतर 219 का है, तो ये 219 के बराबर हो गया। और मान किसका निकालना है, 53 का। तो देखो 53 को 219 से गुना करोगे तो 3 को 9 से गुना कर लो, 3 9 27, यानी कि लास्ट में क्या आएगा, 7 आएगा। किसमें लास्ट में 7 है, चौथे ऑप्शन में, हो गया आंसर।
अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि 900 रुपए की राशि है, ठीक है, 4.5% वार्षिक एसआई की दर पर कितने समय में जो ब्याज मिलेगा वो 81 रुपए का ब्याज मिलेगा। ठीक है, आप इसको ये फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, टाइम का एसआई इंटू 100 और डिवाइडेड बाई पी इंटू का आर। ठीक है, तो एसआई कितना चाहिए आपको 81 का और इंटू 100, और पी कितना है अपने पास तो आप बोलेंगे 900 और गुना का आर कितना है तो 4.5 है। ये आप देख रहे हैं ये कटने में मुश्किल लग रहा है ना आपको। अब इसके लिए तरीका क्या है कि आप सिंपल भाषा पर आओ, देखो कि ये 4.5% का क्या मतलब है। 4.5% का मतलब यदि 100 रुपए का मूलधन है तो कितना ब्याज देना पड़ेगा 4.5 रुपए, और ये कितने समय में दोस्तों, 1 साल में। ये मैं कहूं कि अगर ये 200 होता तो एक ही साल, चलो 100 पर ही हम काम करते हैं क्योंकि 200 को हम 900 नहीं बना सकते ना, तो मैं 100 पर ही काम कर लेता हूँ, 1 मिनट। ठीक है, मैं ये कहता हूं कि देखो अगर ये 100 ही रुपए हैं और अगर मैं 2 साल की बात करूं, 1 साल में 4.5 रुपए मिल रहे हैं तो 2 साल में कितने मिल जाएंगे दोस्तों, 4.5 का डबल 9 रुपए मिल जाएंगे। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 81 रुपए का ब्याज चाहिए। तो देखो दोस्तों हमें यहाँ पर एक और बात समझिए, हमने ये कहा कि 100 रुपए पर 2 साल में 9 रुपए का ब्याज मिल रहा है, लेकिन सवाल में कितना रुपया देना है, 900 रुपये देना है ना। तो यदि 100 का मान 900 है दोस्तों, यानी कि 9 गुना हो रहा है, तो ये भी तो 9 गुना हो जाएगा ना। तो ये 9 गुना होगा तो 81 का ब्याज मिल जाएगा, और टाइम तो अभी भी हमारे पास 2 साल ही है, तो 2 साल आंसर आएगा। या फिर आप इसको काट पीट करके कर लो। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है, ए की आय बी की आय से 50% अधिक है। ए की आय में 40% की वृद्धि हो गई, बी की आय में 30% की वृद्धि हो गई, तो उनकी संयुक्त आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है। अब एक बात समझना दोस्तों मेरा कि दोनों की आय में होने वाली प्रतिशत वृद्धि कितनी है, इसके लिए हम क्या कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका जो है यहाँ पर वो नंबर लाइन वाला है। देखो मैं एक लाइन बना लेता हूं, आप बोले कि 1 मिनट सीधी लाइन नहीं हुई है, तो क्या करें यार। चलो देखो यहाँ पर ये ए है अपनी, ठीक है, और ये बी है। अब यहाँ पर ये कह रहा है कि 50% अधिक है आय किसकी भैया, ए की बी से। 50% ज्यादा होने का मतलब कि बी का मान यदि 2 है आय, तो ए की इनकम कितनी होगी, 3। बात समझ रहे हैं। अब अगर मैं बात करूं कि ये कहां पे बैलेंस होगा, यहाँ पे आके मान लो बैलेंस होगा, यानी कि ये ए प्लस बी की वैल्यू हो गई, तो ये रिवर्स होंगे, यहाँ पे 2 हो जाएगा और यहाँ पे 3 हो जाएगा। वृद्धि में क्या कह रहा है कि ए की आय जो है वो 40% बढ़ गई और बी की आय कितनी बढ़ गई दोस्तों, 30%। तो दोनों का जो मिला हुआ आय है वो कितना बढ़ा है, ये हमें बताना है, बीच वाला, ये बीच वाली वैल्यू हमें बतानी है। तो हम ये कहें कि देखो एक बात समझो पहले आप यहाँ पर, कि ये जो ओवरऑल गैप है यहाँ से यहाँ तक का, ये पूरी गैप ये कितने का है, तो आप बोले कि 2 और 3 5 यूनिट का है। लेकिन परसेंटेज में ये गैप कितने का है, तो आप बोलेंगे दोस्तों 10% का। 40 और 30 के बीच में 10% का गैप है। तो आप बोले कि देखो दोस्त, यदि 5 का मान 10% है तो ये डबल हो रहा है ना, तो 2 का मान कितना हो जाएगा, 2 दूना 4%, यानी कि 40 से जब हम यहाँ आएंगे तो 4% कम हो जाएगा। 40 को 4% कम कर दो तो यहाँ पे वैल्यू 36% आएगी। यही तो दोनों का है 36%। बस आप दूसरे तरीके से भी आ सकते थे, इधर से अगर आपको आना था 30 की तरफ से, तो आप बोलते कि 30 की तरफ से इधर आना है, तो ये 3 यूनिट का गैप था ना, तो 3 का मान कितना होगा, डबल होगा, 6%। तो 30 कम है तो 6 जोड़ देंगे, ये 36 आ जाएगा वैसे भी। ठीक है, अगला सवाल कह रहा है दोस्तों कि ए एक व्यक्ति है जिसने, ए कोई व्यक्ति नहीं है यहाँ पर, ये कह रहा है कि कोई व्यक्ति है दोस्तों, वो 7% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है। यदि वह 10.5% के लाभ पर बेचता तो उसे 105 रुपए ज्यादा मिल जाते, तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। तो कहने का मतलब है हमें कि विक्रय मूल्य बताना है कब, जब 11% का लाभ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं, हम इसको निकाल लेते हैं। देखो सबसे सिंपल तरीके से यदि हम रफ्तार की सिंह की तरह बात करें कि रफ्तार में कैसे करें, तो आप बोले कि देखो 11% का लाभ चाहिए ना, तो जब आप एसपी निकालोगे तो यही तो कहोगे कि सीपी का 111%, यही निकालोगे, यानी कि 111 से आंसर कटना चाहिए। कौन कट रहा है, ये कट रहा है, खेल खत्म। क्या आप बताओ ये सब 111 से कटने के काबिल हैं, बिल्कुल नहीं है। ये हो गया आपने आंसर। अब आप कहो कि नहीं हमें तो बनाना है भाई, हमें तो टाइम गंवाना है वहां पर, आप बताओ। आप बनाने के चक्कर में आप बताते नहीं और आधे करके छोड़ देते हो। तो देखो ये भाई आधे करने की आदत नहीं है, ये है प्रैक्टिस, स्पीड है। ये स्पीड होनी चाहिए आपके एग्जाम में, तब जाके आप चीर फाड़ के आओगे वहां पर। बात समझ रहे हो। चलो देखते हैं यहाँ पर कि आप क्या कर सकते हो। और एक बार हानि हुई है 7% की और एक बार लाभ हुआ है, तो मैंने कई बार बताया है कि जब लाभ और हानि प्रतिशत में हो तो दोनों को जोड़ लिया करो, टोटल अंतर निकालना है। तो आप 10.5 में इस 7 को जोड़ लो, तो आप बोलोगे कि 17.5% की मान कितना हो गया, यहाँ पर 105 हो गया। 17.5% का मान 105 हो गया, और हमें बताना है 11% लाभ लेकर बेचने में, यानी कि 111% का मान बताना है। तो आप काट लो, इस पॉइंट को हटाओगे तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, इससे ये कटता नजर आ रहा है, इससे
काट के देखो आप, 6 पचे 30 और 17 छक 102 और 3, इससे ये 6 बार में कट रहा है पूरा पूरा। तो एक का मान यदि 6 है तो इसका मान कितना होगा, 6 से गुना कर लो, 6 6 6, बस हो गया आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि एक 10 मीटर लंबे और 8 मीटर चौड़े आयताकार प्लॉट के बाहर चारों ओर 6 मीटर चौड़ा रास्ता है, रास्ते का क्षेत्रफल कितना होगा मीटर स्क्वायर में। अच्छा देखो, लंबाई हमें मालूम है, कितनी लंबाई है दोस्तों, 10। 10 लंबाई कहाँ से कहाँ तक है अगर मैं पूछूं तो आप बोलेंगे दोस्तों कि ये जो लंबाई है 10, 1 मिनट रुकना, ये मिट गया, कोई बात नहीं, चलो ये 10 अंदर वाली लंबाई है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और वैसे ही चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई भी ये वाली है जो मैंने ब्लैक कलर से बना दिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको लंबाई दे रखा है कि 10 है, यानी कि ये लंबाई तो 10 है और ये चौड़ाई कितनी है, 8 है। लेकिन ये कह रहा है कि जो रास्ता बनाया गया है बाहर बाहर वो 6 मीटर चौड़ा है, यानी कि इसके ऊपर भी ये 6 बढ़ जाएगा और नीचे भी कितना बढ़ जाएगा, 6। वैसे ही ये भी इधर 6 बढ़ेगा और इधर भी 6 बढ़ेगा, क्योंकि रास्ते तो चारों तरफ हैं तो चारों तरफ 6 6 बढ़ गए। अब यहां से आप कहेंगे दोस्तों कि जो लंबाई बन रही है ओवरऑल, देखो यहां पर मैं मान लिख देता हूं, एक तो ए हो गया, बी हो गया और ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। और अंदर वाले का मैं नाम रख देता हूं कि अंदर वाले जो हैं इनका नाम पी क्यू आर एस है, तो ये पी हो गया, यहाँ पे क्यू और यहाँ पे आर और यहाँ पे एस। तो ये अपना रास्ता है जो हमें रास्ता, इसमें रास्ता कौन है तो आप बोलेंगे कि ये वाला रास्ता है जिसका क्षेत्रफल हमें बताना है, ठीक है। तो रास्ते का अगर क्षेत्रफल बताएंगे तो हम बड़ी वाली आयत यानी कि एबीसीडी में से पी क्यू आर एस को घटा देंगे, यही तो होगा रास्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि दोस्तों अगर रास्ते का क्षेत्रफल पूछ रहा है कि एरिया कितना होगा, एरिया ऑफ पाथ, तो हम क्या बोलेंगे दोस्तों कि यहाँ पर आप एरिया का डिफरेंस ले लो किसका, एबीसीडी, और इसमें से घटा लो पी क्यू आर एस का, यही लिखेंगे। तो एबीसीडी का एरिया, ये चूंकि आयत है तो लंबाई गुना चौड़ाई हो जाएगा, तो आयत का लंबाई कितना बनेगा आप ये बात समझिए। देखो यहां से यहां तक तो ये 10 था, इधर भी 6 बढ़ जाएगा और इधर भी 6 बढ़ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 और 6 12 बढ़ेगा 10 में, तो लंबाई तो 22 हो गया। और गुना का चौड़ाई आप बोले कि ये पूरा चौड़ाई हमें लेना है, तो देखो ऐसे तो 8 था लेकिन ऊपर भी 6 बढ़ रहा है और नीचे भी 6, तो ये 14 हो गया टोटल। और इसमें से घटा दो पी क्यू आर एस का, तो लंबाई 10 था और चौड़ाई कितना था दोस्तों, 8। तो ये कितना हो जाएगा, 22 को 14 से गुना कर लो, तो 14 दूना 28 का, कुछ गड़बड़ हो गया क्या, 10 और 8, और 8 6 14 और 6 20 होगा ना, यहाँ पे गलत हो रहा है, 8 में दोनों साइड 6 बढ़ाना था ना, तो 12 बढ़ाएंगे तो ये 20 बनेगा, यहाँ पे 20 होना चाहिए। तो ये 22 दूना 44, तो ये 440 माइनस का 80 हो जाएगा, तो ये 360 आ गया, ठीक है, ये आंसर होगा तीसरा वाला। आयत की प्रत्येक भुजा 12% बढ़ गई तो क्षेत्रफल कितना बढ़ेगा, आपने ये तरीका तो पढ़ा होगा, ए प्लस बी और प्लस ए बी बाई 100, यही वाला आप लगा लो, सक्सेसिव डिस्काउंट बताना है। 12% बढ़ा है तो ये भी 12 होगा, ये भी 12, यानी कि 12 दूना 24 और प्लस का ये 12 का स्क्वायर 144 और 100 से भाग करोगे तो 1.44, यानी कि ये 25.44% बढ़ेगा, ठीक है। ऑप्शन डी जो है ये सही है। अगला सवाल कह रहा है कि एक सामान्य असममित बंटन में बहुलक और माध्यिका का मान दिया गया है, तो माध्य पूछ रहा है। कोई बात नहीं, आपने ये पढ़ा होगा दोस्तों, ये फॉर्मूला जो रिलेशन होता है माध्य माध्यिका के बीच में वो आपने पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तब तो ये नहीं बनने वाला है, ठीक है। ये क्या होता है दोस्तों कि माध्य जो होता है और माइनस की बहुलक, माध्य माइनस में बहुलक जो होता है ये होता है 3 और इंटू माध्य और माइनस की माध्यिका, ठीक है, माध्यिका। तो माध्यिका के लिए मैं क्या लिख दूं, चलो अब मी लिख दिया हूं तो यही रहने देते हैं, ठीक है, हालांकि मैं एम लिख देता हूं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। फॉर्मूला क्या है, माध्य माइनस बहुलक बराबर 3 और इंटू का माध्य माइनस की माध्यिका। तो आप बताओ माध्य यहाँ पर कितना है, ये तो हमें नहीं पता है, तो मैं इसके जगह पर ए ले लेता हूँ, और माइनस का बहुलक हमें पता है, बहुलक कितना है यहाँ पर, बहुलक है 7.52, ठीक है, और बराबर 3 और इंटू माध्य के जगह पर फिर से हम ए ले लेते हैं माइनस में, ये मीडियन लिखनी है ना, तो मीडियन आपको कितनी दे रखी है 9.06, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, ए और माइनस का 7.25 और इक्वल टू ये 3a और माइनस का 6×18 और 9×27। तो यहाँ से इस a को मैं इधर भेज देता हूँ और इसको इधर भेजता हूँ, तो आप बोलेंगे दोस्तों कि 2a की वैल्यू कितनी होगी, ये इधर आके घटेगा, तो 27.18 में से घटा लो किसको, 7.25 को, तो ये हो जाएगा 8 में से 5 जाएगा 3 और 11 में से 2 जाएगा 9 और पॉइंट का 26 में से 7 जाएगा तो 19, तो ये आ गया अपने पास 19.93। ऐसे आ रहा है, कहीं गलत तो नहीं कर लिया हमने, 19.93 कैसे हो गया, ये
6 तियां 18 और 9 तियां 27 तक तो अच्छा ये 52 था ना, सॉरी सॉरी सॉरी, 1 मिनट। यहाँ पे दोस्तों ये 5 और 2 था, तो ये भी 5 और 2 है, तो ये 6 6 आएगा, फिर 6 और 6, तो 2 से काट लो, आप बोलोगे 9 दूना 18 और 9 2 8 16 और फिर 2 तियां 6, ये आएगा अपने पास ए का मान 9.83, तो ऑप्शन बी सही है। अगला कह रहा है कि अ डीलर बॉट एन आर्टिकल एट 10% डिस्काउंट ऑन इट्स मार्क प्राइस एंड सोल्ड इट एट अ प्राइस विच इज 20% अबव द मार्क प्राइस। ठीक है, तो परसेंटेज गेन आपसे पूछ रहा है कि लाभ बता दो, वो भी नियरेस्ट टू इंटीजर बताना है। कोई बात नहीं, देखो यदि ये एमपी हम मान लें कि 100 है, तो ये कह रहा है दोस्तों कि जितना दाम लिखा था उससे 10% का डिस्काउंट लेकर खरीदा, यानी कि खरीदा होगा 90 में, सीधी सी बात है। 100 लिखा है तो 10% छूट लेके खरीदा, यानी 90 में खरीदा। और बेचने के टाइम में कह रहा है दोस्तों 20% ज़्यादा लिख के बेच दिया, यानी कि 100 लिखा था तो बेचा कितने में, 120 में। तो लाभ पूछ रहा है कि लाभ बता दो, लगभग में लाभ कितना हुआ। तो आप बोलेंगे कि देखो दोस्तों खरीदारी तो 90 की है और बेच दिया 120 में, तो लाभ कितने का हो गया, 30 का, किस पर, 90 पर, और गुना का 100। तो ये 1 0 से 1 0 और 3 3 9, तो 100/3 का मतलब 33.1/3% या फिर 33.33%। ठीक है, तो इसमें सबसे ज़्यादा करीब ये है 33 वाला। अगला सवाल कह रहा है कि एक धात्विक बेलनाकार पाइप का आयतन 1232 सेंटीमीटर क्यूब है, इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी है, 10, और मोटाई 2 है, तो पाइप की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं। देखो अगर बाहरी त्रिज्या है कितना अपने पास, बेलन देखो ऐसे बेलन होता है, ठीक है, छोटा सा ही मैं बना देता हूं। अब इसमें बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या दे रखा है, यानी कि इसके बाहर भी एक बेलन होगा, ऐसे हम मान लेते हैं कि इस तरीके से होगा ये। अब आप बताओ कि बाहरी त्रिज्या और भीतरी त्रिज्या दे रखा है, इसका मतलब क्या है कि मोटाई भी दिया होगा। तो बाहरी त्रिज्या का मतलब बड़ा आर आपको 7 दे रखा है, और मोटाई यानी कि ये वाली लाइन दे रखी है कि ये लाइन कितनी है दोस्तों, ये पतली वाली, ये है 2 सेंटीमीटर। तो अगर ये 2 सेंटीमीटर कम कर दें हम, तो हमारी भीतरी त्रिज्या निकल जाएगी। तो मैं बोल रहा हूँ कि जो भीतरी त्रिज्या होगी दोस्तों वो कितनी होगी, तो आप बोलेंगे कि 7 में से मोटाई घटा दो, यानी कि 5 होगी। अब देखो हमें आयतन दे रखा है, तो हमें पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, तो हम लिख लेते हैं पाई का मान 22/7, आर स्क्वायर का मतलब तो 5 का स्क्वायर 25 हो गया, और इंटू का एच, ये किसके बराबर आना है, 1232 के बराबर। ये 22 से कट जाएगा क्या, चेक कर लें, चलो चेक कर लेते हैं। 22 से अगर काटोगे तो 22 पचे 110 और 22 छक 132, ये कट ही गया पूरा। तो यहाँ से h का मान कितना आ जाएगा, 56 और गुना का 7/25, 56 गुना 7/25। बात समझ रहे हो। अच्छा एक बात समझो, ये हमारे पास 56 और 7 गुना 25 आ गया। अगर मैं इस 25 को 24 ले लूं, क्योंकि ऑप्शन में ये कह रहा है कि आप लगभग में बताओ डेसिमल प्लेस तक, 1 डेसिमल प्लेस तक, ठीक है, और ऑप्शन भी हमारे उतने नज़दीक नहीं है, तो मैं इसको मान लेता हूं कि देखो अगर ये 24 होता तो ये कट जाता, 7 8 56 और ये 8 तियां 24, तो 3 बार में कटता, तो कितना आ जाता हमारे पास, 7 सते 49 और बटा का 3, और 3 से भाग करते 16 तियां 48 और 0.3 ये आता, ये इसके बराबर ही आ गया, यही आंसर होगा। बराबर नहीं भी आता, हम देखते कि किसके सबसे ज्यादा करीब है, वो आंसर लगा लेते, ठीक है, तो 16.3। अगला सवाल कह रहा है कि द रेशियो ऑफ प्रेजेंट एजेज ऑफ ए एंड बी इज 6:5, और ये कह रहा है कि बाद में नहीं, पहले 4 साल पहले कह रहा है कि रेशियो 5:4 था, तो रेशियो ऑफ एजेज बता दो कब, 10 साल बाद। कोई बात नहीं, हम 4 साल पहले से ही शुरू कर लेते हैं कि देखो 4 साल पहले रेशियो क्या था, 5:4 का, और बाद में कितना हो जाता है, 6:5 का, ये अभी का है, ठीक है, यानी कि आज का, और ये पहले का है, 4 साल पहले का। तो हमने बोला कि देखो 4 साल पहले से आज तक आएंगे तो कितना बढ़ना चाहिए, 4 साल बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पर यूनिट में 1 बढ़ रहा है, ये भी 1 बढ़ रहा है। तो हमने बोला कि देखो हम यहाँ पर तो भाई यूनिट में 1 बढ़ रहा है ना, लेकिन साल में कितना बढ़ना चाहिए था, 4 साल बढ़ना चाहिए था। तो आप बोले कि 1 4 साल के बराबर है, तो 6 किसके बराबर होगा, 24 साल के बराबर, ठीक है, यानी कि ये तो 24 साल था, और ये कितना था, 4 से इसको भी गुना कर लो, 20 साल था। और ये कह रहे हैं कि 10-10 साल बाद औसत बताओ, 10 साल बाद अनुपात बताओ, तो 10 इसमें भी जोड़ देते हैं और 10 इसमें भी जोड़ देते हैं, तो ये तो 30 बन जाएगा, और ये कितना बन जाएगा, 34, 2 से कट जाएंगे तो 17 और 15 का अनुपात आएगा, ठीक है, 17-15, ये आंसर है बी वाला। 15-17 मत लगा लेना गलत से। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, वीडियो खत्म हो चुका है, और जितने भी क्वेश्चन थे मैंने करा दिया है। वीडियो कैसा लगा आप जरूर से कमेंट करके मुझे बताइएगा, ठीक है, और साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर से कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है, कमेंट जरूर करना लेकिन।